बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम दीप इंस्टीट्यूट। मेरे बच्चों, हम ISS, RBI एंड IIT जैम स्पेशली स्टैटिस्टिक्स का कोचिंग चलाते हैं। खैर डजंट मैटर। तो आज मैं बच्चों कोचिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है। मैं ईयर 2025 में जो आपका ISS का एग्जाम हुआ है उसका जो पेपर 1 है, मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये मेरी पहली वीडियो है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का पर वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। वैसे तो पेपर बहुत आसान है, बिल्कुल आसान पेपर था, लेकिन ठीक है, चलिए आपको टफ लगा होगा, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है बेटा, एक टीचर और एक स्टूडेंट में डिफरेंस होता है। खैर लीव इट। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो ISS पेपर 2025 पेपर 1 है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मेरी सीरीज है वो है सीरीज A, समझ गए। तो जब भी आप डाउनलोड करेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा, आप जो ऑथेंटिक साइट है, जो UPSC की साइट है, आप प्लीज पेपर वहीं से डाउनलोड करिए, किसी की भी वेबसाइट से डाउनलोड ना करिए, चाहे वो मेरी ही वेबसाइट हो, डजंट मैटर। ISScoaching.com, deepinstitute.co.in हमारी भी वेबसाइट है, लेकिन पेपर वगैरह आपको डाउनलोड करने चाहिए मेन वेबसाइट से, जो UPSC का वेबसाइट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो आपको किसी के एडवर्टाइजमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। वहां पे ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं पेपर। तो चलिए, आप जब वहां से डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीरीज A हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सीरीज नहीं भी डाउनलोड कर पाते या सीरीज A आपको नहीं मिल पाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमने प्रॉपर क्वेश्चन कट करके आपको दिखाए हैं, तो आप अपने वाली सीरीज में या जो भी आपके पास पेपर होगा वहां से आप मैच कर सकते हो मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब एक्चुअली मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मेरे बच्चों बिल्कुल साइमल्टेनियसली थे, ठीक है। तो बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन पे बात चल रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या बात चल रही है, कैसे आपको पढ़ना है, खाली ये नहीं है कि टीचर आया और उसने सवाल का सॉल्यूशन दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम आए हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम और दे देंगे, थोड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए क्या करना है कि x फॉलो द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, लेकिन फर्स्ट काइंड की बात कर रहा है। बीटा अल्फा बीटा दे रखा है, जहां पे अल्फा भी 1 से बड़ा है और बीटा भी 1 से बड़ा है, कह रहा है व्हाट इज द मोड बताइए। अब ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, गुप्ता कपूर में डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर x फॉलो करता है बीटा 1 टाइप विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज पॉजिटिव और बीटा इज पॉजिटिव। अब आप ये बात समझिए, जब आप बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 0 होते हैं, ना कि ग्रेटर देन 1। आप पॉइंट समझिए, ऑब्वियसली बात है, ग्रेटर देन 0 भी होंगे तो ग्रेटर देन 1 तो होंगे ही होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी होती है वो ये कहती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि अल्फा बीटा 1 से बड़े हैं तो मोड बताइए। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर मैं ये कह दूं कि अल्फा और बीटा दोनों 1 से छोटे हैं, या एक 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है, या दोनों 1 के बराबर है, तो क्या मोड डिस्कस नहीं कर सकते? क्या सिर्फ मोड तभी डिफाइंड होगा जब अल्फा और बीटा दोनों 1 से बड़े होंगे? ये हमें सोचना चाहिए। आप समझ, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो आज मैं सारी चीजें लिख देता हूं, सारी चीजें मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ऑब्वियसली मैं 15 साल से यही चीज पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब भी बीटा 1 का डिस्ट्रीब्यूशन अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, आप पूछ सकते हैं मेरे किसी भी बच्चे से कि सुधीर सर सच कह रहे थे क्या, सुधीर सर वाकई में इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं क्या? यस, मैं पिछले 15 साल से मैं बीटा 1 या बीटा 2 या किसी का भी मैं मोड डिफाइन करता हूं तो पूरा डेप्थ में करता हूं, तो क्वेश्चन आ सकता है। अब हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उसकी डेप्थ की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे उस डेप्थ की जरूरत है, तो पूरा मैं आपको डेप्थ समझा देता हूं। इसके 5 केस होते हैं। नंबर 1, एक तो एज यूजुअल जो दिया है, अल्फा अगर 1 से बड़ा है और बीटा अगर 1 से बड़ा है, तो कंफर्म मेरे बच्चों जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन जो सेकंड केस है मेरा वो ये है कि अल्फा अगर 1 के बराबर हो और बीटा भी अगर 1 के बराबर हो, तो सबसे पहले तो आपको यहां बता दूं कि जो आपका रैंडम वेरिएबल बनेगा x, जिसमें अल्फा भी 1 के बराबर है और बीटा भी 1 के बराबर है, मेरे बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा यूनिफॉर्म 0-1, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म 0-1। और उस केस में वैसे तो मोड के ऊपर 2-3 थॉट्स होते हैं, लेकिन जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है वो ये है कि x की बिटवीन 0 to 1 सारी वैल्यूज मोड होंगी। तो इस केस में जो मोड होगा आपका वो क्या होगा?
एवरी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सेकंड केस है मेरे बच्चों। नाउ थर्ड केस क्या था, अगर अल्फा भी 1 से छोटा है और बीटा भी 1 से छोटा है, बिल्कुल दोनों पॉसिबिलिटी है। 1 से छोटे हैं मतलब 0 से बड़े हैं, क्योंकि 0 से बड़े तो होने ही होने हैं, ये हर हालत में बात है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे दो मोड बनते हैं। मोड क्या क्या बनते हैं, 0 और 1। तो इसका मतलब इस केस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाई मॉडुलस होगा। बाई मॉडुलस मतलब दो मोड बनेंगे, एक 0 और एक 1। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ केस क्या हो सकता है मेरे बच्चों, अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए और जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। नाउ इस केस में मोड इज इक्वल टू 0। नाउ फिफ्थ की अगर हम बात करें, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 हो जाए और बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, तो मोड जो मेरे बच्चों बराबर बनेगा 1 के। सो बेसिकली बीटा 1 का जो मोड है उसके रेस्पेक्ट में ये 5 बातें होती है। तो पांचों अगर पता है तो एक पहले वाला तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, एक सेकंड में। ये गुप्ता का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो केस है ये दिस इज ग्रेटर देन 1। जो पहले वाला जो केस है, ये वाला जो केस है वो कंफर्म, ये गुप्ता कपूर में लिखा हुआ है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जब आप यहां आते हैं तो क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। क्या कह रहा है, फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, अल्फा 1 से बड़ा बीटा 1 से बड़ा, द डेंसिटी हैज ए यूनिक मोड, हैज ए यूनिक मोड। आंसर है यस। क्यों, क्योंकि ये दे रखा अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा -k2, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, यूनिक मोड होगा। लेकिन जैसे आप सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 सच दैट, इस पे गौर करिए, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अगर वो ये ना देता कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 तो आंसर कुछ और होता। सिर्फ वो ये देता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 तो और बहुत सारी बातों से हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 में तो एक अल्फा सपोज फॉर एग्जांपल 1 से छोटा और बीटा 1 से बड़ा भी हो सकता है, बीटा 1 से छोटा अल्फा 1 से बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। हाँ, दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों 1 से छोटे नहीं हो सकते, लेकिन एक छोटा बड़ा हो सकता है। बट उन्होंने स्पेशली यहां दे दिया कि अल्फा और बीटा अगर 1 के बराबर है, तो अभी बताया था आपको सेकंड वाला केस लगेगा जी, क्या लगेगा, अल्फा बीटा अगर 1 के बराबर है तो जो मोड होगा एवरी पॉइंट बिटवीन 0 to 1 होगा। बट उसने यहां क्या कर दिया, एवरी पॉइंट्स बिटवीन 0 to 2 कर दिया, तो ये गलत हो गया। अगर वो यहां पे 0 to 1 कर देता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, बट अब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एवरी पॉइंट बिटवीन 0 to 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म 0 to 1 बन जाता है इस केस में, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये वाला ट्रू है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल है सारी चीजें। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला था कि 2-4 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा बेटा, वो फिर अलग टाइप की वीडियोस होती हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिनिमम समझा दूं आपको कि चलिए 4-5 क्वेश्चन एक वीडियो में होंगे, आपने एक वीडियो देखी उसमें आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट x बी ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग पीडीएफ, f of x इक्वल टू 1/8, x लाइज बिटवीन 2 to 10, 0 अदरवाइज। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, गौर से देखें, जो डेंसिटी फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, अगर उसका डेंसिटी फंक्शन x पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कंफर्म यूनिफॉर्म होता है, समझ गए। और यूनिफॉर्म भी कौन सा, जो उसकी रेंज होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 2 to 10। अब गौर से समझिए, ठीक है। अब बारी आती है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ax plus b प्रोवाइडेड दैट a इज पॉजिटिव। चलिए एक चीज मेरे बच्चों आज आपको बता देता हूं, दुनिया में 2 ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो जो 2 रैंडम वेरिएबल हैं वो है यूनिफॉर्म और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो मेरा कहने का सेंस था, एक्चुअली वो यहां क्या कर रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल ही तो कर रहा है। ax plus b क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। तो सिर्फ 2 ऐसी पॉपुलेशन है जो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल करने पर जिनकी नेचर चेंज नहीं होती, उनमें से एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉर्मल। नॉर्मल में भी पॉपुलेशन मतलब पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, बट उनकी जो नेचर है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी बिहेवियर है, जो एमएक्सटी बिहेवियर है, जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है, वो चेंज नहीं होता। यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म रहेगा, और अगर आप जाएंगे नॉर्मल पे तो नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा। ऐसा ही अगर आप सिर्फ चेंज ऑफ स्केल करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड,
तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का भी एक्सपोनेंशियल फैमिली ही बनता है। और हो सकते हैं कुछ, मैं एकदम सारा रीड करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। हालांकि आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं कहूँगा आप वैसे भी चेक कर सकता हूँ। तो इतना कंफर्म गारंटी है कि क्योंकि यूनिफॉर्म का केस है तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल यूनिफॉर्म को ही फॉलो करेगा। बस अपनी वैल्यूज बता दीजिए कि क्या डिपेंड करेगी। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोनों में है, लेकिन बस वैल्यू बता दीजिए। वैल्यू कैसे बताएंगे? एक्स लाइज कर रहा है बिटवीन 2 to 10, तो मेरे बच्चों 2 या ए एक्स लाई करेगा बिटवीन 2a to 10a, प्लस कर दीजिए b, तो 2a plus b less than equal to ax plus b is less than equal to 10a plus b. Now this is what? Y. So can I say that y follow uniform? लोअर बाउंड्री कितनी है? 2a plus b और अपर बाउंड्री कितनी है? 10a plus b। बिल्कुल सिंपल, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होगा कि यूनिफॉर्म का चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल यूनिफॉर्म को ही फॉलो करता है विद दीस वैल्यूज। अब मान लीजिए आप बात बोलोगे सुधीर सर हम तो नहीं मानते आपकी बात, बेटा मत मानो, ये लो फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, y is equal to ax plus b। ओके सर, dy by dx बताओ, dy by dx is equal to a के बराबर है, और a कैसा है? पॉजिटिव है। अभी आपने बता रखा है मुझे a पॉजिटिव, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ dy by dx किसके बराबर बनेगा? वो भी यही बनेगा। रूल क्या कहता है? द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू द मॉडुलस वैल्यू ऑफ dy by dx इनटू fyy। गौर से समझिए, जैकोबियन मेथड ये पढ़ा होगा आपने। अब x का डेंसिटी फंक्शन क्या है? 1/8, तो क्या लिखोगे? 1/8 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? a इनटू f of yy। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? f of yy इज इक्वल टू 1/8a। अब गौर से समझिए, ये डेंसिटी फंक्शन आ गया y का, y राइट हैंड साइड में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कांस्टेंट डेंसिटी है, ऑब्वियसली y यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा। और अगर y यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा जिसका डेंसिटी इतना है, इसका मतलब y की रेंज बता दीजिए, तो y की रेंज तो यही मिलेगी ना। y की रेंज आपको क्या मिलेगी? y की रेंज आपको 2a plus b less than y less than equal to 10a plus b ही मिलेगी। आप डिफरेंस करके देख लीजिए, 8a ही आएगा। तो इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये आइडिया है कि, और ये आइडिया होना चाहिए मेरे बच्चों, कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल किसको फॉलो करता है। आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो सुधीर सर का यही क्वालिटी होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आप कैसे पेपर को सोल्व करेंगे। इसीलिए सुधीर सर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। लगता है बच्चों को कि सुधीर सर फीस बहुत ज्यादा है आपकी, बेटा डिजर्व करते हैं, हम आपको समझाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम में बैठते हो ना, आपका सिलेक्शन के लिए बैठते हो, फीस कम करवाने के लिए नहीं बैठते हो, तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ सर अगर आपने पढ़ाया है मैं बहुत अच्छे से, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये चीजें। और ये चीजें मैं क्लास में बता के चलता हूँ। अब आपको एग्जाम में ये चीजें याद नहीं आ रही है, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम करी होगी या आपका दिमाग उतना काम नहीं करता होगा मेरे बच्चों। देखो बुरा नहीं मानना है, सबका दिमाग एक जैसा काम करता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग अगर कम काम करता है, सब कम मतलब थोड़ा कम समझ में आता है, तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स इट मैन परफेक्ट। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए आप, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्या एक प्लेयर रोल्स ए फेयर डाइस एंड साइमल्टेनियसली टॉस ए फेयर कॉइन। तो फेयर डाइस ऑब्वियसली आप समझते होंगे, फेयर कॉइन ऑब्वियसली आप समझते होंगे। क्या कह रहा है? इफ द हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो पहले वो कॉइन को टॉस कर रहा है, कह रहा है अगर हेड आता है, then the player wins twice the value that appear on a dice। तो अगर हेड आता है तो जो भी डाइस पे वैल्यू आएगी, सपोज इट रिप्रेजेंटेड बाय x, उसका 2 टाइम्स उसको प्राइस मिलेगा। इफ द टेल अपीयर ऑन द कॉइन, then the player wins half of the value that appear on the dice। तो जो भी डाइस पे नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, उसका हाफ मिलेगा आपको। What is the expected payoff, या what is the player's expected win, कितना पैसा वो जीतेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारे तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। सबसे पहले 2-3 बातें, जैसे फॉर एग्जांपल
कि भाई अगर मान लीजिए मैं एक x एक रैंडम वेरिएबल डिनोट कर दूं, x सपोज क्या है, वैल्यू ऑन डाइस, सिंपल। अब वैल्यू ऑन डाइस मतलब x की वैल्यू या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, प्रोबेबिलिटी 1/6। अब आपको पता तो है नहीं कि डाइस पे क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आप विन करेंगे, ठीक है। अब जो x है बेसिकली वो एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, अब देखिए थोड़ा बात समझिए, वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड विन। तो सबसे पहले हम y डिफाइन करते हैं कि आपको पे ऑफ क्या मिलेगा। तो मैंने y डिफाइन कर दिया, y क्या है, प्लेयर्स विन, प्लेयर विन्स मतलब प्लेयर कितना विन करेगा। तो सबसे पहले तो कह रहा है से दैट दिस इज 1/2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू x/2। समझिएगा गौर से, प्लेयर जो y है वो कितना विन करेगा, वो भी रैंडम वेरिएबल होगा। अब दो बातों के कोरस्पॉन्डिंग वो विन करेगा। अगर हेड आया जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 तो उसको 2x मिलेगा, अगर टेल आया जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 उसको कितना मिलेगा, x/2। सो बेसिकली जो y रैंडम वेरिएबल है जो प्लेयर्स का विन है वो हो गया मेरे बच्चों x प्लस x/4, ठीक है। और x क्या है, x अपने आप में रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू ऑन डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्लेयर्स एक्सपेक्टेड विन, इसका मतलब सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन ऑफ y पूछ रहा है, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1/4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 5/4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। नाउ बारी आती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x की। आपको यूनिफॉर्म का एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं भी पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x क्या वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे बच्चों, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर आप निकालेंगे 1/6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में कर दीजिए तो ये आएगा 21/6 विच इज इक्वल टू 3.5। अब इस 3.5 को यहां डाल दीजिए, जब 3.5 को यहां डालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इसके बराबर आएगा 5/4 इंटू 3.5। नाउ दिस इज 4.375। सिंपल है बिल्कुल। देखो कहीं आ रहा है क्या आंसर है इसका, बिल्कुल सिंपल था मेरे बच्चों। देखिए मैंने जब आपको मैं ये सिलेबस एक बार एनालाइज कर रहा था अपनी वीडियो में तो मैंने बोला था हम तो यहाँ एक्चुअली इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, बातें बता रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम 50 सेकंड से 60 सेकंड के बीच का एक क्वेश्चन था। इससे जो पहले दो थे वो मैक्सिमम 15 सेकंड के दोनों क्वेश्चन थे। आप समझिए, इसीलिए मैंने एनालाइज करते हुए बोला था कि 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मिनट के भी क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में सिर्फ जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हो जाता है, 2-2.5 मिनट 3 मिनट ले जाता है, ज्यादा नहीं ले सकता है उसमें। तो जहां ज्यादा लेगा उसको देखेंगे कैसे डील करेंगे। खैर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए माइनर इज ट्रैप्ड इन ए माइन कंटेनिंग 3 डोर्स। तो एक माइनर है जो ट्रैप में फंसा हुआ है जिसके अंदर 3 डोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट डोर लीड्स टू ए टनल दैट विल टेक हिम टू सेफ्टी आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ट्रेवल। मतलब अगर वो फर्स्ट डोर से जाता है तो उसको सेफ्टी तक जाने के लिए उसको 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेकेंड डोर लीड्स टू ए टनल दैट विल रिटर्न्स हिम टू द माइन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ट्रैवल। मतलब आप समझिए, रिटर्न्स हिम, अगर वो सेकेंड डोर से जाता है तो वो घूमते फिरते 5 घंटे तक ट्रैवल करेगा और फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा जहां से वो चला था। इसका मतलब 5 घंटे उसके वेस्ट हो जाएंगे अगर वो सेकेंड डोर से जाएगा तो, राइट।
फिर क्या है, द थर्ड डोर लीड्स टू ए टनल दैट विल रिटर्न्स हिम टू द माइन आफ्टर 7 आवर्स ऑफ ट्रेवल। अगर वो डोर 3 से जाएगा तो उसको 7 घंटे का ट्रेवल करने के बाद फिर से वहीं आ जाएगा जहां पर वो था, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूमिंग दैट द माइनर इज इक्वली लाइकली टू चूज एनी ऑफ द डोर्स, मतलब डोर 1, डोर 2, डोर 3 को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। इक्वली लाइकली मतलब 1/3, 1/3, 1/3। उसको पता नहीं है कि ऑब्वियसली डोर 1 बेटर है, जल्दी निकल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो डोर 1 बेटर है। वो तो हम आपको दे रहे हैं कि वो किसी को भी चूज कर सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेंथ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम अंटिल ही रीचेस सेफ्टी, मतलब सेफली वो हो जाएगा काम सब कुछ। वो एक्सपेक्टेड कितना लेंथ ऑफ टाइम इन आवर्स, ऑब्वियसली बात है डाटा आवर्स में है तो आंसर्स भी आवर्स में है, तो एक्सपेक्टेडली कितना उसको माइंड से बाहर आने में टाइम लगेगा, बिल्कुल वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए लेट दिस टाइम बी, या लेट एक्सपेक्टेड टाइम बी एक्स। सपोज वो माइंड से एक्सपेक्टेड टाइम जो उसको एक्स आवर्स लग रहा है, तो एक्स आवर्स कैसे लग सकता है, बहुत सारे केस बन सकते हैं। या तो वो डोर 1 से निकले जिसके चूज करने के चांसेस है 1/3 और उसको 3 आवर्स लगेंगे, ठीक। दूसरा केस हो सकता है इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली है क्योंकि 1/3, 1/3, 1/3। दूसरा केस हो सकता है कि वो सेकंड गेट से निकले जिसके चांसेस है 1/3, बट अब उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम लगेगा 5 आवर्स एक्स्ट्रा। 5 आवर्स एक्स्ट्रा मतलब जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होगा, सपोज एक्स है, एक्स एक्सपेक्टेड टाइम है, उससे 5 घंटे ज्यादा लगने वाले हैं उसको। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड गेट से निकले जिसके चांसेस 1/3 है, लेकिन अब उसको 7 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे देन द एक्सपेक्टेड टाइम। तो जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होगा, सपोज एक्स पहले सिनेरियो में इतना लगना है उसको, दूसरे में इतना और तीसरे में इतना, तो जो एक्सपेक्टेड जो टाइम लगना है उस बंदे को, वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 आवर्स प्लस 1/3 इंटू 5 आवर्स प्लस एक्सपेक्टेड टाइम लेंथ प्लस 1/3 इंटू 7 आवर्स प्लस एक्सपेक्टेड टाइम। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए, देखिए या तो वो पहले गेट से बाहर आ जाएगा तो 3 घंटे का टाइम लगना है उसको, लेकिन इसके चांसेस 1/3 है, ओके। या फिर वो 5 आवर्स ट्रेवल करेगा और देन जो भी उसका एक्सपेक्टेड टाइम बाहर निकलने में होगा, भाई 5 आवर्स तो उसके वेस्ट हो गए ना, इसके भी चांसेस 1/3 है। या फिर सर नाउ दिस इज बाय द टोटल सिनेरियो, दिस इज योर एक्सपेक्टेड टाइम x। अब कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, बिल्कुल वेरी सिंपल। x की वैल्यू 15 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ए इज द राइट आंसर। फिर भी मेरे बच्चों मैं बोलता हूं कि बेटा हो सकता है, देखिए कभी कभी टीचर को लग जाता है, चाहे ऐसा नहीं कि मैं ही एक बहुत अच्छा टीचर हूं, बहुत और भी बहुत सारे टीचर है, सब अच्छे टीचर होते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स, टीचर, कजन्स सब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है कि हम बेस्ट हैं या हम सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। किसी को किसी का समझाया हुआ जल्दी अच्छा समझ में आ जाता है बेटा, किसी को कम आ जाता है, बस दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, सब अच्छे हैं। तो बस आपको थोड़ा देखना होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे लग रहा होगा एज ए टीचर कि शायद तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो मैंने समझा दिया। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि बेटा अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप या तो यूट्यूब चैनल पे जहां इसको देख रहे होंगे वहीं पे आप कमेंट लिख दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा देखूंगा तो मैं आंसर दूंगा। नहीं तो मैं इतना भी कहता हूं कि आप उस वीडियो को मेरे पास भेजिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा पर्सनल नंबर आईएसएस के बैच वालों के बच्चों के पास होता है। बस वो जो भी वीडियो आप मुझे भेजेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा और वो टाइम दे दीजिएगा जहां पे आपको उस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, लेकिन टाइम लग सकता है 2 दिन 4 दिन, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आपने भेजा और मैंने ये कर दिया, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।